क्रैश कोर्स सीरीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और अब हम पढ़ रहे हैं 11th एनसीईआरटी का लास्ट यूनिट, यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये यूनिट जो है नीट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 7 चैप्टर्स हैं और 14 to 15 क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जाते हैं। इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, body fluid and circulation, excretory products and their elimination, locomotion and movement, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ, अल्फोंसो कोर्टाई के बारे में। ये एक इटालियन एनाटमिस्ट थे जिनका जन्म 1822 में हुआ। कोर्टाई ने अपना साइंटिफिक कैरियर जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्टडी करते हुए स्टार्ट किया था, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। बाद में इनका जो अटेंशन है वो मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम की तरफ टर्न हुआ। 1851 में इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें इन्होंने एक स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो डिस्क्राइब किया, जो बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉकलिया पे प्रेजेंट होता है, जिसमें हेयर सेल्स होती हैं और ये साउंड वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट करता है। द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, इसी ऑर्गन को नाम दिया गया इनके नाम पे ही, द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। इनकी डेथ जो है वो 1888 में हुई। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, फूड के डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? फूड। मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। विटामिन और मिनरल भी जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं। फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है? फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, ग्रोथ करने के लिए और टिश्यू की रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा जो वाटर हम इनटेक करते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, और जो डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने का काम करता है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो फूड में पाए जाते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड, इनको हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते इनकी ओरिजिनल फॉर्म में, तो इनको ब्रोक डाउन करने की आवश्यकता होती है, इनको तोड़ने की आवश्यकता होती है, और दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये ब्रोक डाउन होते हैं, टूटते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। और ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है या ब्रेक किया जाता है, इसको बोलते हैं डाइजेशन। और डाइजेशन जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड से कैरी आउट किया जाता है। मैकेनिकल में आ जाता है चिविंग, मैस्टिकेशन, डिग्लूटिशन एंड पेरिस्टाल्सिस। बायोकेमिकल मेथड में तो एंजाइम्स का रोल होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और साथ में जो भी एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है? एंटीरियर ओपनिंग माउथ से स्टार्ट होता है, और पोस्टीरियर ओपनिंग कहाँ पर होती है? एनस में होती है। माउथ के बाद आता है बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, एक मस्कुलर टंग होता है, हर एक टूथ जो है वो सॉकेट ऑफ जॉ बोन में एम्बेडेड होता है, उसमें धंसा हुआ होता है। इस तरह का जो अटैचमेंट है इसको बोलते हैं थीकोडोंट। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स में 2 सेट्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं इनके लाइफ टाइम के दौरान। एक सेट जो है वो टेम्पररी मिल्क या डेसिडुअस टीथ होता है और ये रिप्लेस किया जाता है परमानेंट या एडल्ट टीथ से। इस तरह का जो डेंटिशन है उसको बोलते हैं डाईफायोडोंट, मतलब टीथ अपीयर ट्वाइस इन लाइफ। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ। एडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ होते हैं, विच आर 4 डिफरेंट टाइप्स, जो कि 4 तरह के होते हैं हेटेरोडोंट डेंटिशन, नेमली इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो 4 तरह के दांत कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अरेंजमेंट ऑफ टीथ, इनका जो अरेंजमेंट है ईच हाफ अपर जॉ और लोअर जॉ में इन ऑर्डर ऑफ ICPM एंड M, ये रिप्रेजेंट करता है डेंटल फार्मूला को, जो कि एडल्ट ह्यूमन के लिए है 2123/2123।
तो ये अपर हाफ जॉ को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला लोअर हाफ जॉ को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से इसमें ऊपर 8 दांत हो गए, नीचे 8 दांत, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर के 16 नीचे के 16 टोटल 32। हार्ड च्यूइंग सरफेस जो होता है टीथ का, इसको बोलते हैं इनेमल। ये इनेमल का बना हुआ होता है और ये मेस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। टंग जो है वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है और ये फ्लोरा फोरल कैविटी से फ्रीनुलम से अटैच्ड होता है। जो अपर सरफेस है टंग की, इस पर कुछ स्मॉल प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं पैपिला, जिन पर टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। ओरल कैविटी के बाद आता है शॉर्ट फेरिंग्स, जो कि कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए। इसके बाद ईसोफेगस और ट्रैकिया, विंड पाइप, दोनों ही फेरिंग्स में ओपन होते हैं। एक कार्टिलेजिनस फ्लैप पाया जाता है एपिग्लॉटिस, जो कि फूड की एंट्री को रोकता है ग्लॉटिस में। ग्लॉटिस क्या है? ये विंड पाइप की ओपनिंग है। तो एपिग्लॉटिस जो है वो विंड पाइप में फूड को नहीं जाने देता, उसको प्रिवेंट करता है स्वेलोइंग के दौरान। ईसोफेगस जो है वो थिन लॉन्ग ट्यूब है जो कि पोस्टीरियरली पास करता है, मतलब आगे की तरफ विंड पाइप होता है, पीछे की तरफ फूड पाइप होता है। ये पीछे से पास करता है नेक से, थोरैक्स से, डायफ्राम से, और कहाँ तक जाता है? जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है स्टमक। तो फाइनली ये स्टमक तक कनेक्ट करता है। मस्कुलर स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। ये ईसोफेगस की ओपनिंग जो स्टमक में होती है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। स्टमक जो है वो अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी पर लोकेटेड होता है और इसके 4 मेजर पार्ट्स देखने को मिलते हैं। कार्डियक पोर्शन जिसमें ईसोफेगस ओपन होता है, दूसरा फंडिक रीजन, तीसरा बॉडी जो मेन सेंट्रल रीजन है, इसके अलावा पाइलोरिक पोर्शन जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, दैट इज डोडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करें तो 3 रीजन्स में डिस्टिंग्विशेबल होता है। पहला है सी शेप्ड डोडेनम, जो कि अ लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन जेजनम। सी शेप्ड डोडेनम के बाद लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन होता है जेजनम, और फिर हाईली क्वाइल्ड इलियम। स्टमक की जो ओपनिंग है डोडेनम में, ये गार्ड होती है, मतलब किसके द्वारा गार्डेड होती है? पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा। इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट होता है सीकम, कोलन एंड रेक्टम से। सीकम के बारे में बात करें तो सीकम एक ब्लाइंड सैक होता है जिसमें कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। एक पतला फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाया जाता है जो सीकम से अराइज करता है। सीकम ओपन होता है कोलन में। कोलन जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, और एक सिग्मॉइड कोलन भी देखने को मिलता है जो लास्ट पार्ट है। जो डिसेंडिंग पार्ट है वो रेक्टम में ओपन होता है आउट थ्रू द एनस, मतलब जो लास्ट पार्ट है वो रेक्टम में ओपन होता है और रेक्टम फाइनली एनस के थ्रू बाहर की तरफ ओपन हो जाता है। आगे हम लोग बात करें जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है ईसोफेगस से लगा के रेक्टम तक, इसमें 4 लेयर्स पाई जाती हैं, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। सेरोसा की बात करें तो सबसे बाहर की लेयर है, थिन मेसोथीलियम की बनी होती है जो कि विसरल ऑर्गन की एपिथीलियम है। इसके अलावा कुछ कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं इसमें। मस्कुलरिस जो है वो स्मूथ मसल की बनी हुई लेयर होती है और इसमें इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर पाई जाती है। इसके अलावा एक ऑब्लिक मसल लेयर भी देखने को मिलती है कुछ रीजन्स में। सब म्यूकोसल लेयर की बात करें तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जिसमें नर्व्स होते हैं, ब्लड होते हैं और लिम्फ वेसल्स देखने को मिलती हैं। मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू की इसमें नर्व सप्लाई होती है, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स देखने को मिलती हैं। डुओडेनम की बात करें तो डुओडेनम में ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं सब म्यूकोसा में, और जो इनर मोस्ट लेयर है जो एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन को लाइन करती है इसको बोलते हैं म्यूकोसा। ये लेयर जो है वो इरेगुलर फोल्ड बनाती है जिनको बोलते हैं रिउगे स्टमक में, और फिंगर लाइक फोल्डिंग्स बनाता है विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में। द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक, जो विलाई को जो लेयर बनाती है, मतलब वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आता है इनकी वजह से। ये जो मॉडिफिकेशंस हैं इनसे सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है बहुत सारा। विलाई जो है वो सप्लाइड होते हैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरी से और लार्ज लिम्फ वेसल से जिनको लैक्टियल कहा जाता है। म्यूकोसल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स देखने को मिलती हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं और लुब्रिकेशन में हेल्प करती हैं। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स, म्यूकोसा में ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं स्टमक में जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, या फिर क्रिप्ट्स प्रेजेंट होते हैं बेस ऑफ विलाई में इंटेस्टाइन में जिनको बोला गया क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहन।
ये जो चारों लेयर हैं इनमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट। सबसे बाहर की लेयर सेरोसा, उसके बाद मस्कुलैरिस की लेयर होती है, इसमें इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद सब म्यूकोसा की लेयर है, फिर म्यूकोसा की लेयर है, और अंदर की तरफ जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का ल्यूमेन देखने को मिल रहा है। यहाँ एक छोटे सा डायग्राम दूसरा बताया गया है जिसमें क्रिप्ट्स को दर्शाया गया। ये विलाई है, विलाई के बीच में जो डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, जो गड्ढा जैसा देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं क्रिप्ट्स। इसके अलावा यहाँ पे आर्टरी है, वीन है, कैपिलरीज हैं और विलाई हैं, और बीच बीच में जो है वो लार्ज लिम्फ वेसल है जिसको लैक्टियल बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ, उनके अंतर्गत आती हैं सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। सलाइवा मेनली जो है वो 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है। एक है पैरोटिड जो कि चीक्स में प्रेजेंट होता है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर लोअर जॉ के पास प्रेजेंट होता है, और सब लिंगुअल्स ये टंग के नीचे पाई जाती हैं। ये ग्लैंड्स जो है वो बक्कल कैविटी के ठीक बाहर सिचुएटेड होती हैं और सैलिवरी जूस को सिक्रीट करती हैं बक्कल कैविटी में। नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज़ लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की। इसका वजन 1.2 to 1.5 किलोग्राम होता है एडल्ट ह्यूमन में। ये एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है जस्ट बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के ठीक नीचे, और इसमें 2 लोब होते हैं। हिपैटिक लोब्यूल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं लीवर के, जिनमें हिपैटिक सेल्स पाई जाती हैं जो कि कॉर्ड्स की फॉर्म में अटैच्ड होती हैं, अरेंज होती हैं। हर एक लोब्यूल में जो है वो थिन कनेक्टिव सीथ की कवरिंग पाई जाती है जिसको बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। बाइल सिक्रीट होता है हेपेटिक सेल्स के द्वारा, और ये पास होता है हेपेटिक डक्ट से, स्टोर होता है, कंसनट्रेटेड होता है थिन मस्कुलर सैक गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर की जो डक्ट है जिसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट अलॉन्ग विद हेपेटिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट यानी कि गाल ब्लैडर की डक्ट अलॉन्ग विद हेपेटिक डक्ट जो है लिवर से डक्ट आ रही है, उसके साथ मिल के क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो दोनों एक साथ ड्रेडनम में ओपन होते हैं कॉमन हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के रूप में, जहाँ पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई एक स्फिंक्टर से गार्डेड होता है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। पैनक्रियाज जो है वो एक टाइप की कंपाउंड ग्लैंड है। ये दोनों ही एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन फंक्शंस इसमें देखने को मिलते हैं। ये किलोंगेटेड ऑर्गन है जो लिम्स हैं सी शेप ड्रेडनम के, उनके बीच में सिचुएटेड होता है। ये एक्सोक्राइन, इसका जो पोर्शन एक्सोक्राइन पोर्शन है वो अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो हार्मोन सिक्रीट करता है जैसे इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं बिलियरी सिस्टम के बारे में क्या क्या है। देखिए यहाँ पे डक्ट सिस्टम दिखाया गया लिवर, गाल ब्लैडर और पैनक्रियाज का। लिवर यहाँ पे नहीं बनाया गया, लिवर की डक्ट्स दिखाई गई हैं। तो ये डक्ट्स जो है वो लिवर से आती हैं। यहाँ पर मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन प्रेजेंट है, गाल ब्लैडर बोलते हैं इसको। तो गाल ब्लैडर से जो डक्ट निकली इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, लिवर से डक्ट आई हिपैटिक डक्ट, दोनों मिलके बन गई। लिवर वाली दोनों डक्ट आपस में मिली तो कॉमन हिपैटिक डक्ट, और ये सब एक साथ मिल गए लिवर की डक्ट और सिस्टिक डक्ट तो कहलाया कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट एक साथ ओपन होके एक साथ कंबाइंड होकर बनाती हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, और फिर ये ओपन हो जाती हैं ड्वेडेनम में। ये जो बीच में इलोंगेटेड ऑर्गन है इसको बोला जाता है पैनक्रियाज, जिसकी अपनी डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग भाई समझते हैं कि फूड का डाइजेशन कैसे कैसे होता है। तो फूड का जो डाइजेशन है वो मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा होता है। बक्कल कैविटी में 2 मेन फंक्शन करता है, एक है मैस्टिकेशन ऑफ फूड और दूसरा है फैसिलिटेशन ऑफ स्वैलोइंग। सबसे पहला फूड को चबाना है, काटना है, मिक्स करना है, और दूसरा निगलने को फैसिलिटेट करना है, स्वैलोइंग को फैसिलिटेट करना है। जो टीथ हैं, जो टंग है, वो सलाइवा की हेल्प से जो है मैस्टिकेट करते हैं, फूड को मिक्सअप करते हैं थॉरोली। म्यूकस जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है वो लुब्रिकेटिंग का काम करता है, और जो मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स हैं इनको एक साथ चिपकाने का काम करता है, एडहेयर करने का काम करता है। बक्कल कैविटी में फूड को बोलस कहा जाता है। बोलस जो है फिर फेरिंग्स से होता हुआ थिन आइसोफेगस के थ्रू स्वेलोड हो जाता है, स्वेलिंग या डेग्लूटिशन के प्रोसेस से ईसोफेगस में चला जाता है। बोलस जो है वो फर्दर पास होता है ईसोफेगस में सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शंस के द्वारा, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। जो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड इनटू स्टमक। स्टमक में जो फूड जा रहा है वहाँ पर गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। जो सलाइवा सिक्रीट होता है ओरल कैविटी में, इसमें क्या क्या पाया जाता है देखें ध्यान से। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम एंड क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट। इसके अलावा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम।
सलाइवरी एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होता है। जो केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन का, ये ओरल कैविटी में इनिशिएट हो जाता है हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में जो है वो डाइजेशन फूड का स्टार्ट हो जाता है। यहीं से लगभग 30% स्टार्च जो है वो हाइड्रोलाइज होता है इस एंजाइम की वजह से, और ऑप्टिमम पीएच कितना होता है 6.8। और स्टार्च जो है वो क्या बनाता है, डाइसेक्राइड बना लेता है, माल्टोज। लाइसोजाइम जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है वो एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में काम करता है जो इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने का काम करता है। तो देखें ओरल कैविटी में क्या होता है, स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है। कितना, 30% ऑफ स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, पीएच 6.8 होता है। स्टमक की म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो 3 मेजर टाइप की सेल्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूकस नेक सेल्स की, जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं। इसके बाद पेप्टिक सेल्स या फिर चीफ सेल्स जो कि प्रो एंजाइम सिक्रीट करती हैं, पेप्सिनोजन। इसके अलावा पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स पाई जाती हैं जो कि एचसीएल सिक्रीट करती हैं या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करती हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इसेंशियल होता है। स्टमक के बारे में हम बात करें तो स्टमक जो है वो फूड को 4 से 5 घंटे तक स्टोर कर सकता है, और फूड जो है वो थॉरोली मिक्स होता है एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ जो स्टमक के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। यहाँ पर चर्निंग मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं मस्कुलर वॉल में, और अब फूड को काइम कहा जाता है। जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है ये एचसीएल की प्रेजेंस में एक्टिव हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है स्टमक में पेप्सिन जो है प्रोटीन्स को प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, पेप्टाइड्स में ब्रेक कर देता है। जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स हैं गैस्ट्रिक जूस में जो प्रेजेंट हैं, ये लुब्रिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा म्यूकोसेल एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जो कि हाईली कंसनट्रेटेड एचसीएल की वजह से एक्सकोरिएटेड हो सकती थी। एचसीएल क्या करता है, एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है यानी कि पीएच 1.8 मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम, जो कि पेप्सिन के काम करने के लिए ऑप्टिमम होता है। इसके अलावा यहाँ पर रेनिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ये भी गैस्ट्रिक जूस में देखने को मिलता है इन्फेंट्स में, जो कि मिल्क प्रोटीन्स का डाइजेशन करने में हेल्पफुल होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस भी यहाँ पर सिक्रीट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, जिनको बोला जाता है गैस्ट्रिक लाइपेज। इसके अलावा वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट देखने को मिलते हैं मस्कुलरिस लेयर के द्वारा ऑफ इंटेस्टाइन की जो मस्कुलरिस लेयर है वहाँ पर डिफरेंट मूवमेंट देखने को मिलते हैं। ये मूवमेंट जो है वो थॉरो मिक्सिंग ऑफ फूड जो वेरियस सिक्रीशंस के साथ थॉरो मिक्सिंग होती है उसमें हेल्प करते हैं इंटेस्टाइन में, और इस तरीके से डाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं। बाइल, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस ये वो सिक्रीशंस हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस और बाइल ये हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट से रिलीज़ होता है। पैनक्रियाटिक जूस बहुत खास है, इसमें बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्पोपेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। ट्रिप्सिनोजन जो है वो एक्टिवेट होता है एक एंजाइम के द्वारा जिसको बोला जाता है इंटेरोकाइनेज, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है, और ट्रिप्सिनोजन एक्टिव हो जाता है ट्रिप्सिन में, जो कि फिर फर्दर दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं जो पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स हैं। बाइल जो रिलीज़ होता है डुओडेनम में, इसमें बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन। इसके अलावा बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और कुछ फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता बाइल में। बाइल का काम क्या होता है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है, मतलब फैट को जो है वो बहुत छोटे माइसिलीज में, छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर देता है। इसके अलावा बाइल जो है वो लाइपेजेस को एक्टिव करने का भी काम करता है। इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसेल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स भी पाई जाती हैं, और ये म्यूकस सिक्रीट करने का काम करती हैं। जो ब्रश बॉर्डर सेल्स के सिक्रीशन हैं म्यूकोसा के अलॉन्ग विद सिक्रीशंस ऑफ गॉबलेट सेल्स के सिक्रीशन के साथ ये इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं या फिर सक्कस इंटेरिकस। इस जूस में वैरायटी ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे डाइसेक्राइडेजेस, दैट इज माल्टेज, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस एटसेट्रा। म्यूकस अलॉन्ग विद बाइकार्बोनेट्स जो पैनक्रियास से रिलीज़ हो रहा है, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है एसिड से, और इसके अलावा अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। यहाँ पर पीएच हो जाता है 7.8। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है, और जो सब म्यूकोसस ग्लैंड्स हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड डुओडेनम की, वो इसमें हेल्प करती हैं। अब देखते हैं भाई स्टमक में कैसे कैसे डाइजेशन हो रहा था। जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटियोजेज हैं, पेप्टोन्स हैं, ये पार्सली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स हैं, काइम में ये पहुंचते हैं इंटेस्टाइन में, और इन पे काम करता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीट हुए हैं। तो इनमें कौन कौन से एंजाइम हैं, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज, इन पे काम करता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोपेप्टाइडेज, इनको ब्रेक कर देता है डाइपेप्टाइड्स में।
कार्बोहाइड्रेट जो काइम में प्रेजेंट होता है इसको भी हाइड्रोलाइज करता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज डाइसेक्राइड्स में। तो पॉलीसेक्राइड यानी कि स्टार्च जो भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है अमाइलेज की प्रेजेंस में डाइसेक्राइड्स में ब्रेक हो जाता है। फैट्स जो है वो ब्रोकन डाउन होते हैं लाइपेजेस के द्वारा विद द हेल्प ऑफ बाइल की हेल्प से, क्योंकि बाइल इमल्सिफिकेशन कर देता है। और फाइनली ये डाई और मोनोग्लिसराइड्स में ब्रेक हो जाते हैं। तो फैट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेजेस डाइग्लिसराइड्स या और मोनोग्लिसराइड्स में ब्रेक हो जाते हैं। जो न्यूक्लियजेज हैं पैनक्रियाटिक जूस में जो प्रेजेंट होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड पे काम जो है वो एक्ट करते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में ब्रेक कर देते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड पे काम करेगा न्यूक्लियजेज और इनको ब्रेक करेगा न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में। जो सक्कस इंटेरिकस के एंजाइम्स हैं ये एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ऊपर के जो रिएक्शन है उनके एंड प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं और रेस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स बनाते हैं। ये फाइनल स्टेप है डाइजेशन के और ये म्यूकोसल सेल जो होती है म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स इंटेस्टाइन के उनके बहुत पास में होते हैं। जैसे डाइपेप्टाइडेजेस की प्रेजेंस में अमीनो एसिड्स में ब्रेक हो जाते हैं। माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ब्रेक करता है। लैक्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक होता है। सुक्रेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाता है। न्यूक्लियोटाइडेजेस की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड्स में ब्रेक होते हैं। फिर एंजाइम काम करता है न्यूक्लियोसाइडेजेस शुगर और बेसिस में ब्रेक हो जाते हैं। डाई और मोनोग्लिसराइड लाइपेजेस की प्रेजेंस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो ब्रेकडाउन है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का जिसको हमने ऊपर मेंशन किया ये डोडेनम रीजन में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं ये फाइनली एब्जॉर्ब हो जाते हैं जेजुनम और इलियम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में और जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाते हैं। तो देखो भाई लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है और जो लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन है वो क्या है, एक तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है जो कि वेस्ट को आपस में एडहेयर करने का चिपकाने का काम करता है। वेस्ट मतलब अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स, तो ये एक साथ चिपक जाते हैं और लुब्रिकेट हो जाते हैं ताकि आसानी से पास हो जाएं। जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस इसको फीसेस कहते हैं और ये फिर सीकम में एंटर कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के इलियोसिकल वाल्व से जो कि बैकफ्लो ऑफ फीकल मैटर को प्रिवेंट करता है। फिर ये टेम्परेरीली जो है वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है टिल डिफेकेशन, जब तक बॉडी से बाहर न चला जाए। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल में होती है और इनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है डिफरेंट पार्ट्स का। भोजन को देखने से, स्मेल से या फिर प्रेजेंस ऑफ फूड, भोजन की प्रेजेंस से ओरल कैविटी में जो है वो सलाइवा का सिक्रीशन स्टिमुलेट हो जाता है। गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन भी सिमिलरली स्टिमुलेट होते हैं न्यूरल सिग्नल से। जो मस्कुलर एक्टिविटी है डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की ये भी न्यूरल मैकेनिज्म से मॉडरेटेड होती है, दोनों ही लोकल और सीएनएस के द्वारा। हार्मोनल कंट्रोल जो होता है डाइजेस्टिव जूस का वो लोकल हार्मोन्स के द्वारा क्रिएट होता है जो कि गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है एनिमल्स की और जो एनर्जी कंटेंट है फूड की, इनको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी, क्योंकि हीट जो है वो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सभी एनर्जी का जो अल्टीमेट फॉर्म है दैट इज़ हीट और इसको मेज़र किया जाता है कैलोरी की फॉर्म में या जूल की फॉर्म में, जो कि कैलोरी या जूल क्या है, विच इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री। ये 1 ग्राम पानी को अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो जितनी हीट एनर्जी लगेगी वो 1 जूल या 1 कैलोरी कहलाती है। चूँकि ये वैल्यू बहुत ही छोटी है तो फिजियोलॉजिस्ट जो है वो किलो कैलोरी या फिर किलो जूल का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 किलो कैलोरी क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg वाटर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 1 किलो पानी का टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री बढ़ाते हैं तो 1 किलो कैलोरी एनर्जी खर्च होती है। न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो ट्रेडिशनली किलो कैलोरी को कैपिटल्स में कैलोरी रिफ़र करते हैं या फिर कैपिटल्स में जूल रिफ़र करते हैं, इनको हमेशा कैपिटलाइज्ड लिखा जाता है। जो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होता है कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, ये क्लोज्ड मेटल चैम्बर होता है जिसमें ऑक्सीजन भरी होती है। इसमें अगर हम फूड को जलाते हैं तो 1 ग्राम ऑफ फूड से जितनी एनर्जी जनरेट होती है इसको बोला जाता है ग्रॉस कैलोरीफिक या फिर ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो फूड 1 ग्राम फूड के कंबशन से निकलता है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फूड। तो जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की वो है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम और 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व की नहीं है, हमारे काम की फिजियोलॉजिक वैल्यू जो है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम
प्रोटीन्स के लिए, और फैट्स के लिए एनर्जी है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस में होता है क्या, जो एंड प्रोडक्ट्स हैं डाइजेशन के वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ब्लड या लिम्फ में पास हो जाते हैं। तो ये पैसिव, एक्टिव या फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो, या फिर क्लोराइड्स आयन, ये सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होते हैं। इन सब्सटेंसेस का जो पैसेज है ब्लड में, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। हालांकि कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड ये जो है कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, तो इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड्स जैसे कि ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, ये ब्लड में इस मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होते हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, इनको डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए क्या मैकेनिज्म होता है, ये पहले जो है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं जिनको माइसेलीज बोलते हैं, और फिर ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मूव करते हैं, मतलब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से मूव करते हैं, और ये रीफॉर्म हो जाते हैं वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स जिनको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स। तो बाइल ने क्या कराया, इमल्सिफिकेशन कराया फैट का, फिर ये ब्रेक हो गया, फिर माइसेलीज बनाता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स, और माइसेली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मूव करते हैं, और फिर इन पे प्रोटीन कोटिंग हो जाती है और ये प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं जिनको बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स, जो कि लिम्फ वेसल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लैक्टियल्स में, विलाई में। अब लिम्फ वेसल्स जब अल्टीमेटली जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है उसको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देती हैं, तो फाइनली लिम्फ से होते हुए ब्लड तक पहुंच जाते हैं। जो एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में होता है, जैसे कि माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। हालांकि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। एब्जॉर्प्शन की एक समरी यहाँ पे दे रखा है कि माउथ में किन किन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किन किन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक में और लार्ज इंटेस्टाइन में किन किन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे माउथ में कुछ ड्रग्स का जो है एब्जॉर्प्शन होता है जो डायरेक्ट म्यूकोसा के कंट्रैक्ट में आते हैं माउथ की। लोअर साइड ऑफ टंग जो है वहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड कैपिलरीज में, जैसे ब्लड प्रेशर की गोली नहीं होती जीभ के नीचे रख दी जाती है, विटामिन B12 की गोली जीभ के नीचे रख दी जाती है, तो उनका एब्जॉर्प्शन जो है माउथ में देखने को मिलता है। स्टमक की हम बात करें तो स्टमक में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, सिंपल शुगर्स का एब्जॉर्प्शन होता है, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का, डाइजेशन यहीं कंप्लीट होता है। फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स ये एब्जॉर्ब होते हैं यहाँ की म्यूकोसा से ब्लड स्ट्रीम में और लिम्फ में। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, इसके अलावा कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस हैं फाइनली कहाँ पहुँच जाते हैं, टिश्यू के पास पहुँच जाते हैं जहाँ इनका यूटिलाइजेशन होता है एक्टिविटीज़ के लिए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। जो डाइजेस्टिव वेस्ट हैं ये सॉलिडिफाइड हो जाते हैं, कोहेरेंट फैसेस बनाते हैं रेक्टम में, और एक न्यूरल रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है, एक अर्ज या डिज़ायर जो है वो जनरेट करता है इसके रिमूवल के लिए। फैसेस का जो इजेशन है वो आउटसाइड बाहर की तरफ कैसे होता है, एनल ओपनिंग के थ्रू होता है, प्रोसेस कहलाता है डिफेकेशन, जो कि एक वॉलंटरी प्रोसेस है और मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा कैरी आउट किया जाता है। इकट्ठे बहुत सारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो अब हम लोग बात करें डिसऑर्डर्स की, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। तो सबसे जो कॉमन एलिमेंट है डाइजेशन का वो इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये मोस्ट कॉमन एलिमेंट है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है। ये इन्फेक्शंस जो है वो दूसरे पैरासाइट्स की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म। तो कॉमन डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे जॉन्डिस हो गया, इसमें लिवर इफेक्टेड होता है, स्किन और आईज जो है वो येलो कलर की हो जाती है क्योंकि बाइल पिगमेंट्स का डिपोजिशन हो जाता है। वॉमिटिंग में क्या होता है, स्टमक कंटेंट्स का जो है वो इजेक्शन होता है माउथ के थ्रू, और ये एक रेफ्लेक्स एक्शन है जो कि वॉमिट सेंटर और जो मेडुला में होता है उससे कंट्रोल होता है। इससे पहले जो है वो नाउजिया की फीलिंग आती है, वॉमिटिंग के ठीक पहले नाउजिया की फीलिंग आती है और फिर वॉमिटिंग आती है। डायरिया की बात करें तो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाती है बाउल मूवमेंट की, और लिक्विडिटी जो है फीकल डिस्चार्ज में बढ़ जाती है और इसको बोलते हैं डायरिया, और इससे फूड का एब्जॉर्प्शन जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट बात करें कॉन्स्टिपेशन की, तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जो फैसेस होते हैं वो रिटेन्ड रह जाते हैं कोलम में, और जो बाउल मूवमेंट्स हैं वो इरेगुलर होने लगते हैं। इंडाइजेशन की बात करें तो इस कंडीशन में जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से
फुलनेस की फीलिंग रहती है, और इंडाइजेशन जो है वो कई चीज़ों से कॉज होता है, जैसे कि इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइम प्रॉपर्ली सिक्रीट ना हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो, फूड पॉइजनिंग हो गई हो, ज़्यादा खा लिया हो, या फिर स्पाइसी फूड की कंडीशन में इंडाइजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के बारे में। ये क्या होता है? ये डाइटरी डिफिशिएंसी है प्रोटीन और टोटल फूड कैलोरीज की, जो कि वाइड स्प्रेड है बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, साउथ या साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ अमेरिका में, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में। तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन पीईएम जो है वो लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है ड्रॉट के दौरान, सूखे के दौरान, फैमिन अकाल के दौरान, या फिर पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, कोई राजनीतिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है देश में। ये बांग्लादेश में हुआ था जब लिबरेशन वॉर हुआ, और इथियोपिया में हुआ था जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉट आया मिड 80s के टाइम पे। पीईएम जो है वो इन्फेंट्स को इफ़ेक्ट करता है, बहुत छोटे बच्चों को, और बच्चों को इफ़ेक्ट करता है। मेरास्मर और क्वासियोरकर जो है वो प्रोड्यूस करता है, 2 डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं मरास्मस के बारे में। इसमें क्या होता है? इसमें साइमल्टेनियस डिफिशिएंसी होती है प्रोटीन्स की और कैलोरीज, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डिफिशिएंसी होती है। ये इन्फेंट्स में पाया जाता है जिनकी एज 1 साल से कम होती है। अगर मदर का मिल्क जो है वो बहुत जल्दी रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे फूड से जिनमें प्रोटीन और कैलोरी वैल्यू दोनों नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसा तब होता है जब मदर में जो है वो जल्दी से सेकेंड प्रेगनेंसी हो जाती है, या चाइल्ड बर्थ हो जाती है। जो ओल्डर इन्फेंट है वो अभी भी यंग होता है। मेरास्मस के केस में प्रोटीन डिफिशिएंसी की वजह से ग्रोथ इम्पेयर्ड हो जाती है, ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है, टिश्यू प्रोटीन्स का रिप्लेसमेंट हो जाता है, एक्सट्रीम इमेसिएशन देखने को मिलता है, बच्चा बहुत ही दुबला पतला होता है, लिम्स की थिनिंग होती है, और जो स्किन है वो ड्राई होती है, थिन होती है, रिंकल्ड होती है, झुर्रियाँ पड़ी होती हैं। ग्रोथ का रेट जो है वो डिक्लाइन कर जाता है, बॉडी वेट डिक्लाइन कर जाता है कंसिडरेबली। ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन और मेंटल फैकल्टीज़ भी जो है वो डिस्टर्ब्ड होती हैं, मेंटल डेवलपमेंट भी रिटार्डेड होता है। क्वासियोरकर की हम बात करें, क्वासियोरकर जो है वो प्रोटीन डिफिशिएंसी होती है, और इसमें कैलोरी की डिफिशिएंसी नहीं होती है। ये कब होता है? जब मदर्स मिल्क को जो है वो हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। और किन बच्चों में होता है? उन बच्चों में होता है जिनकी एज 1 साल से ज़्यादा होती है। मेरास्मस की तरह क्वासियोरकर में भी वेस्टिंग ऑफ मसल्स देखने को मिलता है, जो मसल टिश्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लिम्स की थिनिंग देखने को मिलती है, हाथ पैर बहुत दुबले पतले होते हैं, ग्रोथ सेंटर्स और ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट का फेलियर हो जाता है। लेकिन मरास्मस के विपरीत यहाँ पर कुछ और चीज़ देखने को मिलती है, कुछ फैट अभी भी स्किन के नीचे पाया जाता है, और एक्सटेंसिव एडिमा, बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेलिंग देखने को मिलती है बॉडी पार्ट्स में, ये देखने को मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नीट की प्रिपरेशन करने वाले अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन सभी को लाभ मिल सके। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।